नमस्कार सोडी साहब, आपका स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। मैं हूं नई दिल्ली से संजीव चौहान। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्टेट मिरर वालों को जो इस टाइम जुड़े हुए हैं कारगिल के विजय दिवस के मौके पर, कि हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड भारतीय सेना के जे.एस. सोढ़ी, यानी कि जिनको लोग जसिंदर सिंह सोढ़ी भी कहते हैं। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है कारगिल विजय दिवस के मौके पर, यानी कि 26 जुलाई 2025 को। क्या कहना चाहेंगे सर? 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चले कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध हुआ क्यों? मैं ये जानना चाहूंगा सर। पहले तो पाकिस्तान को भारत की कौन सी कमजोर नस या कौन सा कमजोर वक्त लगा जो उसने वही वक्त कारगिल युद्ध के लिए चुना? छोड़ी साहब। जय हिंद संजीव जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। सबसे पहले मैं आपको, सारे दर्शकों को और सारे भारत के नागरिकों को आज कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरा नमन और सलाम भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को, जिन्होंने कारगिल युद्ध में जो शानदार विजय हासिल की, इसका पूरा श्रेय इन तीनों सेनाओं को जाता है। और मेरी श्रद्धांजलि उन वीरों को जिन्होंने हमारे भारत मां के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और उन सैनिकों को जिन्हें काफी चोट पहुंची। उनमें से कुछ आज बड़ी मुश्किल से जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जोश है, वो जज्बा आज भी उतना ही है जितना मई से लेके जुलाई 1999 में था, जब वो हमारे देश के लिए पाकिस्तान के साथ उन ऊंचाई पहाड़ियों पे लड़ रहे थे, जहां पे एक आम नागरिक शायद सोच भी नहीं सकता कि यहां पे भी लड़ाई हो सकती है। तो संजीव जी, मैं आपके प्रश्न पे आते हुए कि ये क्यों पाकिस्तान ने ये किया, इसके लिए और हमें उसी थोड़ा दौरान क्यों इतिहास। किया? उसी दौरान 3 मई 99 ही या उसके आसपास का वक्त क्यों चुना गया था? जी संजीव जी, इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। 16 दिसंबर 1971 को जब भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा, तब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि वो भारत को अकेले किसी भी युद्ध में हरा नहीं सकता है। अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पंजाब के मुल्तान शहर में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। और उस दिन पाकिस्तान के भविष्य के लिए तीन अहम निर्णय लिए गए। पहला, आने वाले समय में पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान जंग करेगा भारत पे जम्मू कश्मीर के लिए। और तीसरा, भारत के अंदर अस्थिरता और अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद का पूरा समर्थन करेगा। 5 साल बाद 1977 में जनरल जियाउल हक ने जब पाकिस्तान की सत्ता संभाली एक coup में, तब जियाउल हक ने जो मुल्तान कॉन्फ्रेंस का पॉइंट नंबर 3 था, यानी आतंकवाद को समर्थन करना, उसको एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत लिखवाया, जो आज की तारीख तक पाकिस्तानी सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों को पाकिस्तान के स्टाफ कॉलेज क्वेटा में पढ़ाई जाती है। टेररिज्म पाकिस्तान को पढ़ाया जा ज्यादा रहा है? आज तक पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। संजीव जी, पाकिस्तान को ज्यादा नहीं इंतजार करना पड़ा आतंकवाद का समर्थन करने के लिए भारत में, क्योंकि 3 साल बाद पंजाब में अशांति शुरू हो गई और खालिस्तान विवाद उठना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने पूरी तरह खालिस्तानियों की मदद की, जरनैल सिंह भिंडरावाले की मदद की, और 15 साल तक पंजाब में आतंकवाद चला। 1995 में पंजाब में आतंकवाद को कुचल दिया गया। 1980 के आखिरी के दशक के आखिरी हिस्से से जब पंजाब में आतंकवाद खत्म हो रहा था, तब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करना शुरू किया, जो कि 1989 के अंत में उन्होंने शुरू किया, और आज तक वो चल रहा है। 36 साल से ज्यादा हो गए। अब
क्या हुआ कि 1998 1999 के आसपास ये जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन कर रहा था वो कमजोर पड़ने लग गया। और 1998 में पाकिस्तानी सेना ने एक फैसला लिया कि हमें इस आतंकवाद को बढ़ावा करने के लिए, जो कि कमजोर हो रहा था जम्मू कश्मीर में, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा दोबारा अंतर्राष्ट्रीय आंखों में आ जाए। और उसके बाद चार पाकिस्तानी अफसरों ने, जिसे कारगिल क्लिक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ऑपरेशन कोपाइमा की प्लानिंग शुरू की। भारत में कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय कहा जाता है और पाकिस्तान में कारगिल युद्ध को ऑपरेशन कोपाइमा कहा जाता है। कोपाइमा का उर्दू में मतलब होता है वो इंसान जो पहाड़ियां चढ़ सकता है। तो 1998 के अंत में पाकिस्तानी सेना मुख्यालय में चार सीनियर अफसरों ने, जिसे मैंने कहा कारगिल क्लिक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने प्लानिंग शुरू की कारगिल की पहाड़ियों पे कब्जा करने के लिए। क्योंकि संजीव जी, तब तक क्या होता था कि जब सर्दियां आती थी, क्योंकि ये पहाड़ियां 13 14 15 हजार की ऊंचाई पे थी, तो जब सर्दियां आती थी तो भारतीय सेना के जो जवानों ने वहां मोर्चा लिया होता था, वो सर्दियों के मौसम में नीचे आ जाते थे। और सर्दियों के मौसम में ये पहाड़ियों के जो मोर्चे थे वो खाली रहते थे। और जैसे बर्फ पिघलती थी अप्रैल के अंत से मई के शुरू में, तब हमारी सेना के सैनिक वापस जाकर उन मोर्चों में बैठते थे। क्योंकि हमें लगता था कि अगर पाकिस्तान युद्ध करेगा या कोशिश करेगा इन जगहों को पे कब्जा करने की, तो वो गर्मियों के मौसम में होगा, क्योंकि सर्दियां वहां इतनी होती हैं कि बड़ा मुश्किल होता है वहां पे आना और वहां पे रहना। तो पाकिस्तान ने काफी सालों से देखा था कि हम किस तारीख के आसपास उन मोर्चों को खाली करते हैं और किस तारीख के आसपास हम जाके उन मोर्चों को दोबारा ऑक्युपाई करते हैं। तो ये जो कारगिल क्लिक था, जिसमें चार पाकिस्तानी सीनियर अफसर थे, जिसमें एक था जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तानी सेना का सेनाध्यक्ष था। एक था लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तानी सेना का था। एक था लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 कोर का था। और चौथा था ब्रिगेडियर जावेद हसन, जो कि कमांडर था एफसीएनए का, यानी कि फोर्स कमांड नदर्न एरियाज, जो गिलगिट बाल्टिस्तान सारे इलाके एफसीएनए के नीचे आते हैं। इन चार अफसरों ने दिसंबर 1998 से ऑपरेशन कोपाइमा की प्लानिंग शुरू कर दी। और हुआ ये कि जब ये प्लानिंग एडवांस स्टेज पे पहुंची, तो ये फाइल में पुटअप हुई जनरल परवेज मुशर्रफ को, जो कि पाकिस्तानी सेना का सेनाध्यक्ष था उस वक्त। 16 जनवरी 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ में ने फाइल पे साइन किया कि हाँ, पाकिस्तानी सेना को इजाजत है ऑपरेशन को पायमा करने की। और 16 जनवरी 1999, ठीक 5 हफ्ते पहले था, जब 22 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस में वाघा बॉर्डर के थ्रू लाहौर गए, जहां पे उनका स्वागत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने किया। हमें सारा वो ऐतिहासिक दिन याद है, कैसे वो बस में गए, कैसा वहां उनका स्वागत हुआ, कैसे दोनों नेता गले मिले। लेफ्टिनेंट कर्नल जशिंदर सोढ़ी साहब, आप तब कहाँ पोस्टिंग आपकी थी, किस जगह पे थी ये सब जी, कारगिल के टाइम पे? जब ये हो रहा था तो मेरी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी, असम में थी। अच्छा। तो 22 फरवरी को लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और नवाज शरीफ ने। अब ये जब लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, इसमें जब पहले ये ड्राफ्ट बन रहा था, हम जानते हैं कि जब दो बड़े नेता साइन करते हैं पहले ड्राफ्ट बनता है, जब ये ड्राफ्ट बन रहा था तो इसमें कश्मीर शब्द मेंशन नहीं था। तो पाकिस्तानी सेना बड़ी गुस्सा हो गई थी नवाज शरीफ के साथ कि इसमें कश्मीर का मुद्दा क्यों नहीं है। नवाज शरीफ
शायद पाकिस्तानी इतिहास में इकलौते प्रधानमंत्री रहे होंगे जो कि भारत के साथ कश्मीर विवाद को सुलझाना चाहते थे और भारत के साथ दोस्ती करना चाहते थे ठीक तरह से, जो कि पाकिस्तानी सेना को कतई मंजूर नहीं था। तो पाकिस्तानी सेना के चार मुख्य कारण थे क्यों उन्होंने ये ऑपरेशन कोपाइमा या कारगिल युद्ध की तैयारी की। पहला, मई 1998 को पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, जो हम सारे जानते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कमजोर हो रहा था। तीसरा, पाकिस्तानी सेना बड़ी बेचैन थी कि नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं। और चौथा, जो ड्राफ्ट था लाहौर डिक्लेरेशन का, जो 22 फरवरी 1999 को हस्ताक्षर होने थे, उसमें कश्मीर शब्द नहीं था। तो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन कोपाइमा की पूरी प्लानिंग की। और जब 16 जनवरी 1999 को, जी सूरी साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के उस वक्त के 99 में जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ साहब, उनको जनरल मुशर्रफ एंड कंपनी जो लगी थी, वो चार का कॉकस लगा हुआ था, कारगिल की तैयारी कर रहा था, उसने हवाई नहीं लगने दी प्रधानमंत्री को अपने देश की? जी, मैं उसी पे आ रहा था। और मैं नमन आइए और आइए सलाम करता हूं कि आपका आइए। आपका इतना जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है कि आप पहले ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा नमन और सलाम आपको। ये दिखाता है आपकी पकड़ कितनी है ऐसे सब्जेक्ट्स पे। स्वागत है। तो हुआ ये कि जब 16 जनवरी 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष था, उसने जब फाइल पर हस्ताक्षर किए ऑपरेशन कोपाइमा के लिए, अगले दिन यानी 17 जनवरी 1999 से पाकिस्तानी सेना के सैनिक कारगिल की पहाड़ियों में आने लगे, जो कि तब पूरी तरह बर्फ से भरी थी। और जैसे मैंने पहले कहा, वहां के मोर्चे सारे खाली थे क्योंकि भारतीय सेना के सैनिक नीचे आ गए थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इसकी कोई भनक नहीं थी। पाकिस्तानी नौसेना अध्यक्ष को इसकी कोई भनक नहीं थी। पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष को इसकी कोई भनक नहीं थी। सिर्फ चार अफसरों को इसकी भनक थी, और वो बटालियन जहां से ये सैनिक कारगिल की पहाड़ियों पे मोर्चा संभाल रहे थे। अब हुआ ये कि जब मई के महीने में भारत को पता चला कि ये पाकिस्तानी सैनिक आके हमारे मोर्चों में बैठ गए हैं, तब मई 3 से लड़ाई शुरू होगी कारगिल की पहाड़ियों में। शुरू के कुछ दिनों में परवेज मुशर्रफ को लगा कि क्योंकि इतनी ऊंचाई पे पहाड़ लड़ाई हो रही है, तो भारतीय सेना के सैनिक थोड़े दिनों में हार मान के वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ भूल गए कि भारतीय सेना के सैनिक दुनिया के सबसे अच्छे सैनिक हैं। और उन 14-15 हजार फीट की पहाड़ियों पे हमारे सैनिक डटे रहे, लड़ते रहे। और आस्ता आस्ता परवेज मुशर्रफ को एहसास होता गया कि मुझसे तो भारी गलती हो गई। तो 17 मई 1999 को पहली बार पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को ऑपरेशन कोपाइमा के बारे में बताया। और उस दिन 17 मई को नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी वायुसेना अध्यक्ष और पाकिस्तानी नौसेना अध्यक्ष भी बैठे थे। और तीनों अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया। क्योंकि परवेज मुशर्रफ को इसलिए जरूरत पड़ी नवाज शरीफ को बताने की, क्योंकि जैसे मैंने बताया, पाकिस्तानी सेना की हार निश्चित होने लग गई थी उन पहाड़ियों पे। और इस वक्त नवाज शरीफ की मदद चाहिए थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना बहुत जल्दी शुरू होने वाला था। तो 17 मई 1999 को पहली बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष को पाकिस्तानी सेना ने बताया कि हमने ऐसी कार्रवाई की है। उसके बाद, जी जनरल सोडी साहब, कर्नल सोडी साहब, एक चीज आई सब दिमाग में आ रही है। 3 मई से 17 मई 1999 का जो गैप था, 14 दिन का, 15 दिन का, इस गैप में नवाज शरीफ को और मुशर्रफ की कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं पता लगा, जबकि कोहराम मच चुका था कारगिल की पहाड़ियों पे, दोनों तरफ की सेनाएं जूझ रही थी। जी, इनकी कई मीटिंग्स हुई। नवाज शरीफ ने कई बारी परवेज मुशर्रफ से पूछा। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये पाकिस्तानी सेना के लोग नहीं है, ये कुछ जिहादी हैं
हम सारे जानते हैं कि जो आतंकवादी हम कहते हैं, पाकिस्तान उन्हें फ्रीडम फाइटर कहता है। गुड। तो ये परवेज सवाल। मुशर्रफ ने कहा कि ये क्या आजादी के ये नुमाइंदे हैं जो कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब 17 मई को यह निश्चित हो गया कि पाकिस्तान की सेना वहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब पहली बार नवाज शरीफ को यह सारी कहानी बताई गई। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना इंडक्ट हुई, और उन ऊंची पहाड़ियों पे चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, चाहे कैप्टन मनोज पांडे, हम सारों की जो बहादुरी है, उनके किस्से आज तक हम सारे जानते हैं। खासकर कैप्टन विक्रम बत्रा की वो प्रसिद्ध कहावत, ये दिल मांगे मोर। तो ये सब पहाड़ियां पे जो ये लड़ाइयां हुई, पाकिस्तान को कभी इसका अंदेशा नहीं था कि इतनी तादाद में, इतनी बहादुरी के साथ 14, 15, 16 हजार की फीट पे भारतीय सेना के सैनिक अपनी देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी सोचेंगे भी नहीं। और अगर 1000 सैनिक ने भी मरना है तो 10,000 तैयार होंगे। और जब 26 और वो 4 जुलाई 1999 को अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने नवाज शरीफ को 4 जुलाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अमेरिकी आजादी दिवस है और अमेरिका में पूरी छुट्टी होती है उस दिन। लेकिन क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को अमेरिका बुलाया 4 जुलाई 1999 को, और साफ शब्दों में बोला कि अपनी सेना को बोलो वापस हो जाएंगे। और नवाज शरीफ के पास कोई चारा नहीं था, और एज इट इज पाकिस्तानी सेना तो हार रही थी। तो 26 जुलाई को 1999 को फाइनली भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, और 1 इंच तक जो भी जमीन पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की कब्जा की थी, सारों को खाली करा दिया गया। 1 इंच तक हमने पाकिस्तान को नहीं दिया कारगिल द्रास की पहाड़ियों में। इस युद्ध में भारतीय सेना वायुसेना के 527 सैनिक अफसर जेसीओ शहीद हुए और पाकिस्तान के 1600 सैनिक मारे गए। अब ये जो युद्ध से हमें इतनी भारी सफलता मिली, जो कि आज तक कई देशों की सेनाओं में पढ़ाया जाता है, ये केस स्टडी बन गई कि इतनी ऊंची पहाड़ियों में, जहां पे हम सारे जानते हैं ऑक्सीजन कम होता है और वहां पे राशन, तेल, पानी पहुंचाना कितना मुश्किल होता है, ये आज तक दुनिया के कई देशों की सेनाओं में ये केस स्टडी पढ़ाई जाती है कि किस तरह भारतीय सेना ने ये शानदार विजय प्राप्त की पाकिस्तान के ऊपर। तो ये मेन रीजन था क्यों पाकिस्तान ने ये कारगिल युद्ध किया, जिसे भारत में ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में ऑपरेशन कोपाइमा के नाम से जाना जाता लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी साहब, आपकी बातचीत से बात निकली है जब आपने कहा, विक्रम बत्रा का जिक्र कहा, दिल मांगे मोर। किसी की भी आंखें भर आएंगी अगर वो फौजी होगा और अपने देश के प्रति ईमानदार होगा। जब मौत सामने होती है तो जानवर भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता है। और उसमें आपने कर्नल बत्रा का वो डायलॉग जो उन्होंने मैदान में दिया था फौज के लिए, हमारी आने वाली भारत की फौजें हमेशा याद करके जोशीली होती रहेंगी। 1999 के बाद अब 2025 आ गया है। कारगिल कभी और कारगिल का इतिहास ना पीला पड़ेगा ना हल्का पड़ेगा। खास तौर से भारतीय सेनाओं की बहादुरी और उन रणबांकुरों ने जिन्होंने अपनी शहादत दी। एक एक शहादत, एक एक शहीद भीड़ में नहीं शामिल है। कारगिल युद्ध का भारतीय सेनाओं का सबकी पहचान अलग अलग है, सबके शिलापट हैं, सब मेमोरी में है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कारगिल मुंह से कह देना, और जिन जवानों ने, अफसरों ने भारतीय सेनाओं की लड़ा, जीता,
आपके मुताबिक 1 इंच जगह नहीं दी। इस सबके बीच सवाल ये आता है कि जनरल मुशर्रफ, पाकिस्तानी सेना का जो चीफ था थल सेना का, वो क्या बेवकूफ और मूर्ख था? उसने अपने आप भारत से जूते मांगे भारतीय फौज से और अपने सिर पे मारे। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? संजीव जी, आप बिल्कुल सही और सटीक कह रहे हैं, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी कमांडो था, उनके वहां के कमांडोज को एसएसजी कहा जाता है। तो परवेज मुशर्रफ से भारी चूक ये हुई कि उसको लगा कि अगर मैं ये खाली मोर्चे पे कब्जा कर लूंगा तो हाइट का एडवांटेज तो होगा, और इस हाइट के एडवांटेज को मैं पूरी तरह कैपिटलाइज है उसका फायदा उठा पाऊंगा। देखिए, सेना की पढ़ाई में बताया जाता है कि पहाड़ों पे लड़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मैदान में या प्लेन्स में जो लड़ाई होती है उसमें अटैकर वर्सेस डिफेंडर का रेशियो होता है 3 बनस्पत 1, यानी कि हर डिफेंडर के लिए 3 अटैकर सैनिक चाहिए होते हैं। लेकिन पहाड़ियों में जो लड़ाइयां होती हैं उसके लिए जो रेशियो होता है अटैकर बनस्पत डिफेंडर का, वो 9:1 होता है। और पहाड़ियों में लॉजिस्टिक्स यानी कि तेल पानी राशन पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां रास्ते सीमित होते हैं। और अगर आप उन रास्तों पे गोलाबारी करो आर्टिलरी के साथ या वायुसेना के साथ, तो रास्ते वैसे ही बंद हो जाते हैं। तो अपनी तरफ से परवेज मुशर्रफ ने सोचा मैं बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन चूक कहां परवेज मुशर्रफ से हुई कि वो अंडर एस्टिमेट कर गया कि जो भारतीय सेना के अफसर जेसीओ और जवान हैं, उनके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। कठिन से कठिन कार्य भी वो करेंगे देश के लिए, हमारे तिरंगे के लिए, चाहे उन्हें अपनी जान की आहुति भी देनी पड़े। और हमने देखा कि ऐसे ऐसे जगह पे हमारे सैनिक गए जो कि ऐसी चट्टाने थी जिसपे आदमी ऊपर चढ़ ही नहीं पा सकता था, लेकिन वो बिल्कुल वर्टिकल थी, 80-85 डिग्री पे थी, लेकिन तब भी हमारे सैनिक वहां चढ़े। तो ये बहुत बड़ी चूक थी प्लानिंग में परवेज मुशर्रफ से, क्योंकि परवेज मुशर्रफ शायद भूल गया था 1971 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1947-48 का युद्ध, जब हमने तीनों बारी पहले भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। शायद तब वो जमा नहीं होगा या तब वो सेना में नहीं होगा पाकिस्तान, तो उसे वो एहसास नहीं हुआ। लेकिन जो भी है, अ, ये वाकई में बहुत बड़ी चूक थी। और आज तक पाकिस्तान के कई इतिहासकार ने लेख लिखे हैं कि हाँ, ये परवेज मुशर्रफ की बहुत बड़ी चूक थी। और हम जानते हैं कि इस कारगिल युद्ध के बाद कुछ समय बाद परवेज मुशर्रफ ने सत्ता संभाली, नवाज शरीफ को एरोप्लेन से वापस बुलाया, वो पूरा क्यों किया वो सारे हम जानते हैं, और कई साल तक पाकिस्तान पर राज किया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो नफरत थी परवेज मुशर्रफ के लिए, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और उसका जो मेन टेक ऑफ पॉइंट था वो था पाकिस्तान का भारत से हारना कारगिल युद्ध। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी यानी कि जसिंदर सिंह सोडी हमारे साथ बने हुए हैं, जो बता रहे हैं दर्शकों को स्टेट पर हिंदी के कि कारगिल का सच क्या था और कैसे पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा और पाकिस्तान खुद ही पिटा। आप यही कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से सोडी साहब, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल संजीव जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पाकिस्तान ने खुद ही ये प्लानिंग की और खुद ही पिटा। कोई भी अक्लमंद देश, अक्लमंद इंसान कभी ऐसे लड़ाई नहीं करेगा जहां उसे पता है उसकी हार निश्चित है। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी साहब, अगर मैं जनरल मुशर्रफ को एक बेवकूफ फौजी और शैतान दिमाग इंसान कहूं तो क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल, मैं तो 200% सहमत हूँ। और मेरे को कोई हिचक नहीं है आपके शो पे कहते हुए कि जब 1 या 2 साल पहले परवेज मुशर्रफ की मौत हुई, जब खबरें आई, तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ हमारे कई टीवी चैनल्स पे देख के कि कुछ एंकर, कुछ डिफेंस एनालिस्ट शोक मना रहे थे। किसके लिए शोक मनाना? जिस इंसान ने हमारे देश पे हमला किया, जिस इंसान की वजह से 527 हमारे अफसर जैसे सैनिक मारे गए, जिस इंसान की वजह से हजारों सैनिक हमारे जख्मी हुए, क्या उसकी मौत पे शोक मनाया जाए?
जैसे मैंने कहा संजीव जी, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के लिए शोक मनाते हैं। हाँ, उनके टीवी चैनल के टीआरपी बढ़ जाएंगे, उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, वो पैनलिस्ट को 2 सेकंड की पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसी चीजों को सब्सक्राइब नहीं करता हूं। जो देश का दुश्मन है वो दुश्मन है, चाहे वो जिए मरे, वो हमारे देश का दुश्मन है। और देखिए, उसके पापों का घड़ा उसके अपने देश में नहीं फूटा, वो जाके विदेश में मरा। उसको लाश तक उसकी जो है पाकिस्तान में नहीं आई। इसको कहते हैं कुकर्मों का, पापों का फल इंसान को इसी सरजमी पे, इसी मृत्युलोक में परमात्मा देता है। बिल्कुल संजीव जी, देखिए कितने साल से परवेज मुशर्रफ कोशिश कर रहा था मैं पाकिस्तान में आ जाऊं, क्योंकि हर इंसान की आखिरी ख्वाहिश होती है वो अपने देश में ही, देश से ही ऊपर जाए, क्योंकि देश की मिट्टी तो उसके लिए सब कुछ होती है, चाहे कोई भी देश का वो नागरिक हो, निवासी हो। परवेज मुशर्रफ की आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। उसने कितनी बार इंटरव्यू में बोला कि मेरा मन करता है पाकिस्तान वापस जाने का। जब क्लियर हो गया कि अब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और ज्यादा टाइम नहीं जीवित रहेगा, उसने कितनी बार इंटरव्यू में कहा कि मेरे को एक बार पाकिस्तान वापस आने दो जीवित, मैं अपनी मिट्टी को छूना चाहता हूं। ये नहीं हुआ, क्योंकि संजीव जी, भारत की सभ्यता, संस्कृति और हमारे संस्कार में लिखा है, जो इंसान दूसरे के लिए गंदे बीज बोता है, कर्मा उसे बहुत बड़ी चपेड़ मारती है। थोड़ा समय पलट के जरूर लगे, देता है भाई, पलट के लेकिन देता है। सारा हिसाब किताब आजकल यहीं धरती पे है। वो पहले के जमाने गए जब भगवान के पास जाना पड़ता था, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सारा हिसाब किताब आंखें बंद करने से पहले ही हो जाता लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी साहब, जसिंदर सिंह सोढ़ी साहब, ये तो हुई कि कारगिल क्यों हुआ, किसने की शुरुआत, कैसे की। 3 सवाल आपने बताए। हमारे पास 7 मिनट का और वक्त बचा है स्टेट में हिंदी के पास। जानना ये चाहेंगे कि इस युद्ध से, इस अनचाहे युद्ध से भारत और भारत की सेनाओं को क्या सीख मिली। है। संजीव जी, हालांकि भारत की शानदार विजय हुई कारगिल युद्ध में, लेकिन भारत ने बहुत बड़ी सबक और सीख ली। सबसे पहली सबक और सीख हमने ये ली, सर्दी जितनी भी कठिन और कठोर हो, हम किसी मोर्चे को खाली नहीं छोड़ेंगे। दूसरी हमने सीख ली कि बहुत जरूरी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट क्रिएट होना, क्योंकि हमें वन पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए सरकार के साथ, जिसके नीचे तीनों अंग आए, सेना, वायुसेना, नौसेना, ताकि जो जॉइंट ऑपरेशंस हो, उनकी जो सिनर्जी हो, वो सबसे ऊंचे दर्जे की हो। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस। 1 जनवरी 2020 को पहले सीडीएस की घोषणा की, जो कि हमारे सीडीएस पहले बने जनरल बिपिन रावत। तीसरी चीज, कारगिल युद्ध के 2 साल के बाद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना में, जब आईडीएस बनाया गया, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अपॉइंटमेंट से पहले एक प्रीकर्सर था। और आईडीएस के नीचे सेना, वायुसेना, नौसेना के अफसर पोस्ट हुए, जो कि जॉइंट ऑपरेशंस की प्लानिंग और बातचीत शुरू हो गई थी। ये 2 साल बाद ही शुरू हो गया था, 2001 से। एक और जो कारगिल युद्ध का फॉलो आउट हुआ, सेना, वायुसेना, नौसेना में एक जॉइंट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई गई, डीआईए, ताकि जो भी गोपनीय जानकारी है उसे फटाफट प्रोसेस किया जाए। और इस एजेंसी का नाम रखा गया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। एक और फॉलो आउट जो हुआ वो ये था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड बनाया गया, ताकि जो भी हमें हथियार, असला खरीदना है सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए, इसके लिए कंसोलिडेटेड बोर्ड हो, ताकि जो प्रोसेस हो वो तीव्रता से हो, तेजी से हो, ताकि कोई डिले ना हो। उसका एक और जो रिकमेंडेशन जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने दी थी, जिसपे काफी हम चर्चा सुनते हैं और कभी भी उसका औपचारिक ऐलान हो सकता है, वो था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना, जो कि काफी एडवांस स्टेजेस पे है, कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। और एक आखिरी जो इंपॉर्टेंट इसका फॉलो आउट हुआ वो ये हुआ कि तीनों सर्विसेज के बीच में क्रॉस पोस्टिंग शुरू होगी। हमने देखा होगा, कुछ समय पहले ही खबर थी कि भारतीय सेना अध्यक्ष के जो एक एडीसी हैं,
एक सेना के अफसर हैं, एक वायुसेना के अफसर हैं। जो वायुसेना अध्यक्ष हैं उनके एडीसी नेवल ऑफिसर हैं। ऐसी जो नौसेना अध्यक्ष हैं उनके एक एडीसी भारतीय सेना के अफसर हैं। तो ये क्रॉस पोस्टिंग्स और भी लेवल्स पे जो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकता, लेकिन ये तो सारी सार्वजनिक जानकारी है। तो ये क्रॉस पोस्टिंग शुरू हो गई बेसिकली ताकि तीनों सर्विसेज के बीच में जो कॉपरेशन हो, सिनर्जी हो, वो बहुत अच्छे दर्जे की हो। तो कारगिल युद्ध से हमने भी बहुत सबक सीख ली। काफी चीजें, अधिकतर चीजें बल्कि हमने इंप्लीमेंट कर दी हैं। थोड़ी रह गई हैं, वो कुछ समय की बात है, वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगी। तो भारतीय सेना के लिए भी कारगिल युद्ध से काफी सबक सीख लेना वाला एक युद्ध था। थोड़ी साहब, आपने ना दिल झकझोर दिया है, दिमाग को खोल दिया है। मैंने बहुत डिबेट्स देखी है, बहुत की हैं। इन डिबेट्स के बीच में बस मुझे आज मेरा आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है स्टेट मेरा हिंदी के इस चैनल पे। मुझे ये नहीं पता था कि कारगिल आपने सीधे नहीं लड़ा था, आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में थी। लेकिन कारगिल जो है वो आपके जहन में ये टाइप्ड कैसे है, लिखा संजीव कैसे जी है? सबसे संजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमन और सलाम करूंगा कि आपने मेरे को मौका दिया आपके चैनल पे आने का, जो कि इतना विख्यात प्रसिद्ध चैनल है। जब आपका फोन आया कि आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि इतने बड़े चैनल ने मुझे काबिल समझा मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो पहले तो मेरा हार्दिक धन्यवाद आपको और आपके स्वागत दर्शकों है। को। संजीव जी देखिए, मैं काफी अध्ययन करता हूँ, मैं काफी पढ़ता हूँ। जब मैं पहली बार टीवी पे आया था 3.5 साल पहले, तो मैंने कुछ चीजें अपने आप से प्रण की थी, सेल्फ प्रॉमिस किया था। पहला, मैं अध्ययन करूंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा। मैं रात के 1-1 बजे तक पढ़ता हूँ। मैं औसत पे एक किताब हर 10 दिन में पढ़ता हूँ। दूसरी चीज, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं हर तथ्य सामने रखूंगा। मैं बिल्कुल सच्चाई सामने रखूंगा। दर्शकों को, एंकर को डिसाइड करना है कि वो कौन से पॉइंट को अपने जहन में लेना चाहते हैं। और तीसरी चीज, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैं सेना को बिलोंग करता हूं, अब मैं रिटायर्ड हूं। मैं जब भी कोई शो पे जाऊंगा, मैं कोट और टाई पहन के जाऊंगा। तो ये मैंने 3 अपने लिए सेल्फ प्रॉमिस किए थे। तो भगवान की कृपा है कि आज तक मैं इन पे अटल रहा हूं। एक लास्ट सवाल, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट का सर टाइम है। वो ये कि नवाज शरीफ साहब आज हैं दुनिया में मौजूद, और अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है। एक को अटल बिहारी वाजपेयी जो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे कारगिल के वक्त पे पाकिस्तान के साथ, और उधर पाकिस्तान की तरफ से वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब भी सहमत थे उसमें। जी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सर, नवाज शरीफ को कहीं क्या रखा गया होगा जब इन पे वार की अटेम्प्ट किया इंडिया ने, तो नवाज शरीफ जो है आज मतलब तितर बितर क्यों हो गए सर अपने ही देश में, जबकि उनके सगे भाई जो हैं वो वहां के प्रधानमंत्री हैं। क्या शहबाज शरीफ भी सेना के अंडर चल रहे हैं इस टाइम? संजीव जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए मेरे को बहुत समय चाहिएगा, तो मैं अगले शो में बताऊंगा। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत कुछ बदल गया पाकिस्तान के लिए कारगिल युद्ध के बाद। क्योंकि अब जो अगला युद्ध पाकिस्तान लड़ेगा भारत से, वो चीन के साथ टू फ्रंट वॉर होगी 2035 में। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, उसका एक छोटा ट्रेलर था। जब आप अगला शो करेंगे तो मैं ये विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ बदल गया पाकिस्तान में कारगिल युद्ध के बाद, खासकर जब से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने चीन के। पाकिस्तान चीन की नजदीकियां बहुत गहरी हो गई, क्योंकि दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत, जिसपे 2035 पे ये दोनों देश टू फ्रंट वॉर करेंगे। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने 17 मार्च को इसी साल बयान दिया, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कि वास्तविकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल जसिंदर सोढ़ी साहब, इस मौके पे, कारगिल विजय दिवस के मौके पे, आपके लिए शुक्रिया कि आप आए। और जो हमारे जवान, बहादुर अफसर, सैनिक शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके लिए सैल्यूट, सर झुका के उनके चरणों में। और हमने बहुत कुछ सीखा कारगिल से, अगर हमने गवाया तो काफी कुछ सीख लिया। शुक्रिया सोढ़ी साहब,
स्टेट में हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए।